हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। दोस्तों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट इंप्लीमेंट हुई है हमारे देश में 1948 में, सेकंड इंप्लीमेंट हुई 1956 में और थर्ड इंप्लीमेंट हुई 1969 में, फोर्थ इंप्लीमेंट हुई 1986 में। दोस्तों, इन सब सालों में जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो थी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम बाहर किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री को अलो नहीं करते यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, चाहे वो ट्रेड करना चाहे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, किसी भी तरीके का उसे अलो नहीं किया जाता। ओके, उसे कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं प्लस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं। ओके, तो दोस्तों हमने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन किया 1991 में बाय फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट करके। हमने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन किया। हमने इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा और इस मॉडल को हमने राव मनमोहन मॉडल का नाम दिया। ओके दोस्तों, नरसिम्हा राव समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के मनमोहन सिंह थे। इन दोनों के नाम से मिलाकर हमने राव मनमोहन मॉडल का नाम दिया और इसे हम लोगों ने LPG मॉडल भी बोला। L से हमारा लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब है दोस्तों लिबरलाइजेशन। दोस्तों, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एक्सेसिव फ्रीडम प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना उनके लिए जहां पर वो लोग आराम से अपना ट्रेड कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। ओके, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट लाया OGL दोस्तों एक्ट था ओपन जनरल लाइसेंस। दोस्तों, अब क्या हो गया कि आफ्टर 1991 में आप कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर किसी भी सेक्टर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता था। बिफोर 91 ये ऐसा नहीं था। ओके, हमारे यहाँ पर कुछ पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थी या फिर जो पहले से इस्टेब्लिश जो लोग थे, जो इंडस्ट्रीज थी, वही लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे। गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता था कि उनके पास इतने करोड़ होने चाहिए और इतना एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी होना चाहिए। तो इंडिविजुअल के लिए ये लाइसेंस लेना काफ़ी डिफिकल्ट था। ओके, इस चीज़ को हमने अबॉलिश किया 1991 को और एक्ट लेके आए OGL ओपन जनरल लाइसेंस। सेकंड है MRTP एक्ट 1969 मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। दोस्तों, इसका मतलब था कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज वेल डिफाइंड पहले से ही थी, जिनको एक्सपीरियंस था, वही लोग डोमिनेट करते थे हर सेक्टर में। जब हमने OGL इसको अबॉलिश किया, जब हमने OGL लाए तो OGL में कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअली लाइसेंस कर सकता था। हमने ये एक्ट अबॉलिश किया 1991 में। ओके, 1991 में। तो इसकी जगह हम लोग एक एक्ट लेके आए जिसे बोलते हैं हम लोग कंपटीशन एक्ट। दोस्तों, कंपटीशन एक्ट हमने फुली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया 2002 में। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी मोनोपोलिस थी, जो डोमिनेट लोग थे, अब उनकी जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस थी उसको अबॉलिश हो गई। अब कंपटीशन एक्ट आ गया जिसमें हर इंडिविजुअली कोई भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। हर सेक्टर में यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब है दोस्तों फीरा टू फीमा। हमने अबॉलिश कर दिया फीरा को। फीरा का दोस्तों था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट को हमने अबॉलिश कर दिया, उसकी जगह हम लोग लेके आए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2002। ओके, अब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो फॉरेन करेंसीज थी उसको भी रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया गया। ओके, अब ये था लिबरलाइजेशन कि हमने एक ऐसा एक्सेसिव उनके एक प्रोवाइड कर दिया एटमॉस्फेयर जहां पर वो लोग ओपनली ट्रेड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की काफ़ी इंडस्ट्रीज थी। ओके, पब्लिक सेक्टर से हमने इसे प्राइवेटाइजेशन करनी थी। जैसे कि हमारे देश में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज थी, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स, ये भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, HMT थी और भी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज थी। हमने इसे फेज्ड मैनर में इसकी इक्विटी को डिल्यूट किया, जैसे कि 20%, 50%, 70%, फिर 100%। फेज्ड मैनर में हमने इसकी डिसइन्वेस्टमेंट की। ओके, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेटाइजेशन की हमने डिसइन्वेस्टमेंट करी। और डिसइन्वेस्टमेंट को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पहली सिंपल एंड सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक।
दोस्तों सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट वो इसमें इंडस्ट्रीज आती है जो कि नो प्रॉफिट और नो लॉस में होती हैं, ओके, जिसे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो लास्ट स्टेज में इंडस्ट्रीज होती हैं उसे हमने सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट तरीके से उनका प्राइवेटाइजेशन किया फेज्ड मैनर में, ओके, 20, 50, 70, 80, 90 एंड 100, ओके। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस फेज्ड मैनर में। और स्ट्रैटेजिक जो हमारी जो स्केल्स में हम लोग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हमने स्ट्रैटेजिक तरीके से गवर्नमेंट ने उनकी डिसइन्वेस्टमेंट की। जैसे लास्ट ईयर में हमने कोल इंडिया की कुछ इक्विटी, मानो कि 10% कुछ इक्विटी को हमने लिक्विडेट किया और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, ओके। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। दोस्तों अब हमने पब्लिक सेक्टर की कुछ इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया है 4 भागों में, जैसे कि महारत्नास, सेकंड वन इज नवरत्नास, थर्ड वन मिनी रत्नास, फोर्थ टाइनी यूनिट्स, ओके। महारत्नास में दोस्तों वो इंडस्ट्री जिनकी कैपिटल मोर देन 25,000 करोड़ रुपीज है, ओके, वो फॉल करती हैं महारत्नास में। नवरत्नास वो इंडस्ट्री दोस्तों जिनकी कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो और लेस देन हो 5,000 करोड़ से, ओके, 5,000 करोड़ से, उनको हम कहेंगे नवरत्नास। मिनी रत्नास वो इंडस्ट्री जिनकी कैपिटल अप टू 100 करोड़ हो, ओके, वो फॉल करती हैं मिनी रत्नास में। और टाइनी यूनिट्स में दोस्तों वो इंडस्ट्री जिनकी कैपिटल अप टू 25 करोड़ हो। अब हम महारत्नास को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं और नवरत्नास हमारी मीडियम स्केल हैं और मिनी रत्नास हमारी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके। और टाइनी यूनिट्स हमारे कौन सी इंडस्ट्रीज है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। महारत्नास में दोस्तों 7 इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ONGC, NTPC, IOCL, सेल, कोल इंडिया, गेल और बैल। दोस्तों ये 7 इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी महारत्नास में आती हैं। नवरत्नास में 100 करोड़ टू इन बिटवीन 5,000 करोड़ के जो इनके इन बिटवीन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आती हैं नवरत्नास में। नवरत्नास में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, नव से नो नहीं है, इसमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, ओके। अब है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट को हमने कैसे करा, इसकी हमने कमीशन बनाया। कमीशन बनाने के बाद हमने डिपार्टमेंट बना दिया डिसइन्वेस्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। अब दोस्तों हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम चेंज कर दिया है 2016 में और नया नाम रख दिया इसका DIPAM, ओके। अब इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ओके। अब इसका एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि DIPAM के चेयरमैन कौन है, ओके। तो आप इसे नेट पे सर्च करना कि DIPAM के चेयरमैन कौन है। अब है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन होता है दोस्तों कि अपने ट्रेड को ग्लोबली आउटलुक देना, हम इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, हम अपने जो प्रोडक्ट को ग्लोबली लॉन्च कर सकें, ओके। हमने ये पॉसिबल किया अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जैसे कि सार्क, एशियान, ब्रिक्स, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं हमारे, इनके साथ मिलके हमने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली आउटलुक दिया। इसमें हमने ट्रीटी पे साइन किया FTA फ्री ट्रेड एरिया, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, WEZ हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन सब चीज़ों से हमने अपने जो प्रोडक्ट को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराया। सार्क की दोस्तों फुल फॉर्म होती हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में और इसके मेंबर हैं टोटल 8, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव्स। दोस्तों इन देशों से मिलाकर हमने एक नेशन का गठन किया जिसे बोलते हैं सार्क नेशंस, ओके। दोस्तों 2006 में हमने साफ्टा पे एक साइन करे, ट्रीटी पे साइन करे और इसका मोटिव था कि हम लोग फ्री ट्रेड करें इन बिटवीन जो हमारे सार्क नेशन हैं, बिना कोई टैक्स दिए हुए, नो टैक्स चार्ज के हम लोग
यहाँ पे ट्रेड कर सके इन कंट्रीज़ के साथ। और इसका मोटिव था कि हम रीजनल लेवल पे अपने ट्रेड को प्रमोट कर पाएँ। ओके, इसका ये मोटिव था, और बिना टैक्स दिए हुए। हमने इसके साथ हमने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, जैसे कि उड़ी में, मुजफ्फराबाद में, समझौता एक्सप्रेस। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है, और हम इसे FTA फ्री ट्रेड एरिया भी कहते हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी कहते हैं। अब इंडिया से कुछ प्रोडक्ट पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान से कुछ प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं। जिस एरिया से आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, और हमें उसे फ्री ट्रेड एरिया भी कहते हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी कहते हैं। ओके, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के पहले अल्फ़ाबेट से हमने ब्रिक्स बना दिया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ओके, G20 मेजर इकोनॉमिक्स, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन भी हमने बनाया है, एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी बनाया है। अब इसमें है दोस्तों नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मीटिंग्स हुई थी, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि IBSA डायलॉग फॉर्म, एशिया यूरोप मीटिंग, ईस्ट एशिया समिट। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसमें इंडिया ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। एपेक, जैसे कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी मेंबरशिप के लिए इंडिया ने अप्लाई कर रखा है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेम एज इट इज़ जैसे एपेक में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, और शंघाई के लिए भी इंडिया ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, इसे बोलते हैं SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आइडिया दोस्तों हमें चाइना ने दिया। चाइना ने अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड लीडर कैसे बनाया, उसने अपने इंडस्ट्रीज को डेडिकेट कर दिया कि आप एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाएं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कश्मीर में एप्पल काफ़ी होता है। ओके, तो एप्पल से हम लोग कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, एप्पल कुकी बना सकते हैं, और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, इन प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग है एक ही एरिया डेडिकेट कर देता है एक ही प्रोडक्ट के लिए, उसे हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया में 151 करीब अप्रॉक्सीमेटली स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो सिचुएटेड है साउथ इंडिया में। ओके, नॉर्थ इंडिया में एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। फोर्थ वन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी। अब ये हमारी कोस्ट लाइन। ओके दोस्तों, कोस्ट लाइन से अगर हम लोग 200 नॉटिकल माइल टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल जाएं, हम अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल टूवर्ड्स अरेबियन सी जाएं, अब ये जितनी भी टेरिटरी होगी वो इंडिया की टेरिटरी होगी। ओके, यहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस। ओके, अब दोस्तों 1 नॉटिकल माइल्स होता है हमारा 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं इन कोस्टल एरियाज पे। ओके, फर्स्ट है जैसे कि हमारा इंडिया ने सबसे लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट लगाया है, प्लांट ऑफ इंडिया। यहाँ पर है हमारा दोस्तों लक्षद्वीप, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार, और ये लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट ऑफ इंडिया हमने लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती में लगाया है। इससे हम दोस्तों हर दिन 11 लाख गैलन वाटर रिसीव करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जो प्रोसेस है वो है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घरों में जो प्रोसेस यूज होता है सेम, उससे हम अपने सॉल्टी वाटर को डिसैलिनेशन कर देते हैं। अब सेकंड हमने इकोनॉमिक जोन बनाया है, जैसे कि गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ की जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों भुज। ओके, भुज की जो दोस्तों विलेज है ओखला। इंडिया का पहला हमने टाइडल एनर्जी पावर प्लांट लगाया है। ओके, एनर्जी पावर प्लांट दोस्तों, टाइडल क्या होता है कि जो हमारी समंदर की लहरें होती हैं उससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, जो हमने गल्फ ऑफ कच्छ की डिस्ट्रिक्ट भुज और उसके विलेज ओखला में लगाया है 2013 में।
जो हमारे सोदर्न पार्ट में कोस्ट हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि गुजरात से लेके दोस्तों कर्नाटका तक का जितना भी एरिया है, जितना भी कोस्ट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ओके, कोंकण कोस्ट। और दोस्तों कर्नाटका से लेके केरला तक के कोस्ट को हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और वेस्ट बंगाल के कोस्ट से लेके उड़ीसा तक के कोस्ट को हम लोग बोलते हैं उत्कल कोस्ट। और यहाँ पे उड़ीसा से लेके तमिलनाडु के जितने कोस्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों काफी इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं इंडिया ने, जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं कोंकण कोस्ट में। कोंकण कोस्ट में दोस्तों इंडिया का सबसे इनोवेटिव रेलवे प्रोजेक्ट लगा रखा है, जिसे हम बोलते हैं कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। ओके दोस्तों, वेस्टर्न घाट में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, यहाँ की जो सॉइल है वो वेट रहती है, मैशी रहती है, जिससे यहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस बिछाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इस टास्क को हेड किया ई श्रीधरन ने। ओके, ई श्रीधरन को काफ़ी इनोवेटिव थे, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और इन्होंने रोहा से, जो कि महाराष्ट्र में है, टू मैंगलोर ये रेलवे बिछाई, जिनकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। ओके, तो ये वेस्टर्न घाट में है। इनको हम मेट्रो मैन भी कहते हैं। दिल्ली की मेट्रो भी इन्हीं की देन है। ओके, इन्होंने स्काई बस का भी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जो कि गोवा में है और 4 किलोमीटर लेन पे चलती है। ये एक फ्लाईओवर के नीचे हैंगिंग पोजीशन में ये ट्रेन है, स्काई बस। ओके, ये 4 किलोमीटर तक लंबी है, जो दुनिया में सिर्फ इंडिया में चलती है। अब सेकंड पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में दोस्तों एक स्पेशल काइंड की एक सॉइल है, स्पेशल टाइप सैंड है यहाँ पे, जिसे हम लोग मोनाजाइट सैंड से बोलते हैं, मोनाजाइट सैंड। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मात्रा में थोरियम है मालाबार कोस्ट में, और प्लूटोनियम है। ओके दोस्तों, प्लूटोनियम और थोरियम क्या हैं? ये हमारे आइसोट्रोप हैं यूरेनियम के आइसोट्रोप्स हैं। ओके, इससे हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल बना सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235, और जिस प्रोसेस से बना सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट, जो कि दुर्भाग्यपूर्वक इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सारे हमने कोलैबोरेशन के साथ बनाए हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, जैसे कि नरोरा में है, यूपी में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, रावतबाटा है राजस्थान में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भी कोलैबोरेशन के साथ बनाया है। काकरापारा है हमारा गुजरात में, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, और तारापुर और जैतापुर महाराष्ट्र में है, काइगा कर्नाटका में है, कल्पाकम और कंडनपुलम हमारा तमिलनाडु में है। इन सब न्यूक्लियर पावर्स में हमारे जो रिसेंट वाला पावर प्लांट है वो है जैतापुर। इसकी इंस्टॉलेशन 2013 में हुई थी और ये फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, और इसकी टोटल कैपेसिटी है 9900 मेगावाट।